सभी लोगों के लिए हैप्पी दिवाली। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग पहले से देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कॉकरोच में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, श्वसन रंध्रों द्वारा, गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से किस अंग के द्वारा कॉकरोच श्वसन करता है? तो फेफड़ों के द्वारा मनुष्यों में श्वसन होता है, जो स्थल पर निवास करते हैं उनमें श्वसन होता है। गिल्स के द्वारा मछलियों में होता है। त्वचा के द्वारा केंचुआ में होता है। और जो कॉकरोच है, कॉकरोच में श्वसन होता है श्वसन रंध्रों द्वारा। कॉकरोच की पिछली त्वचा पर, पिछले हिस्से पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से जो कॉकरोच होता है वो श्वसन क्रिया को पूर्ण करता है, तो इनको बोलते हैं श्वसन रंध्र। अगला क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। हम क्या करते हैं, श्वसन के समय दो काम करते हैं। सबसे पहले सांस को अंदर लेते हैं और फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो जब सांस को हम अंदर लेते हैं, उस क्रिया में वायु हमारे नाक से होकर कहाँ जाती है? फेफड़ों तक जाती है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से बाहर वायुमंडल तक आती है। तो ये दोनों क्रियाएं क्या कहलाती हैं? श्वासोच्छ्वास कहलाती हैं। सांस को अंदर लेना और फिर सांस को बाहर छोड़ देना, ये दोनों क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या होता है, पसलियों की भूमिका नहीं होती है, फेफड़ों की भूमिका होती है, नासाद्वार की भूमिका होती है, डायफ्राम की भूमिका होती है। पसलियों की भूमिका इसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी के आकार के छल्ले जैसी रचनाएं होती हैं। सी के आकार जैसी संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? श्वास नली में, मुख गुहा में, ग्रसनी में, फेफड़ों में। तो ये सी के आकार की इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं श्वास नली में, ताकि श्वास नली चिपक ना जाए, इसलिए ये उसमें सी के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह से श्वास नली होगी तो इसमें सी के आकार की इस तरह से रचनाएं डली होंगी ताकि वो चिपक ना जाए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे अपना पत्तियों में भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए उनको जल चाहिए, कुछ लवण चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो जल पौधे कहाँ से लेते हैं? पृथ्वी से। तो ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इस पौधे को जल चाहिए। जल कहाँ से लेगा? यहाँ अपनी जड़ों से। जड़ों से पृथ्वी से जल लेगा। तो पृथ्वी से जल को लेकर इसकी पत्तियों तक कौन पहुँचाता है? ठीक है, तो वो होता है जाइलम। याद रखेंगे आप, जा से जल, जा से जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल को पत्तियों तक लेके जाता है। अब पत्तियों में बनता है भोजन, उस पत्तियों में बने हुए भोजन को इस पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो दो ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो जल क्या करता है? जल का जो संवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम। और वहाँ बने पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। रंध्रों के द्वारा क्या होता है? रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जो पौधों की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के निचले साइड पर बहुत बारीक से छिद्र पाए जाते हैं, जहां से होकर पौधों का एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है। तो इन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। मूल रोम, मूल रोम क्या होते हैं? जड़ों पर कुछ रेशे पाए जाते हैं जिनको हम मूल रोम कहते हैं। ये पृथ्वी से जल के अवशोषण करने में सहायता करते हैं। तो ये था हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। जड़ों द्वारा, जैसे ये जड़ है, जड़ के द्वारा पानी ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित हो, पौधा जमीन से ज़्यादा पानी को अवशोषित करे, इस क्रिया को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपने देखा होगा कि जब हम कपड़ों को धुलकर सूखने डालते हैं, तो जब तेज़ हवा चल रही होती है, उस समय क्या होता है? हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों का पानी क्या होता है? हवा की वजह से बाष्प बनकर उड़ जाता है। तो उसका पानी क्या होता है? उड़ जाता है, इसलिए कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। इसी हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, पंखे के नीचे रखकर। अब क्या होगा, जब आप पौधे को पंखे के नीचे रख देंगे, ठीक है, तो
यहाँ से पौधा पानी का अवशोषित करता है। तो जब आप इस पौधे को पंखे के नीचे रख देंगे तो पंखा क्या करेगा, पंखे की हवा की वजह से इसकी पत्तियों में जो पानी होगा वो तो तेज़ी से उड़ जाएगा। जब तेज़ी से उड़ जाएगा, इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जड़ों से ज़्यादा पानी अवशोषित होगा। तो वही कह रहा है कि जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? पंखे के नीचे रखकर। जब आप पंखे के नीचे पौधे को रख देंगे तो पत्तियों से पानी उड़ जाएगा और फिर जल क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अवशोषण करने लगेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग की प्रोटीन होती है। इसके कारण मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी का स्पंदन कितनी बार होता है? तो विश्राम की अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी का स्पंदन 72 बार होता है। नाड़ी स्पंदन का मतलब क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, हृदय कितनी बार रक्त को पंप करता है, उस रक्त के पंप करने की जो क्रिया होती है वो नाड़ी पर आपको सुनाई देती है, उसे बोलते हैं हम नाड़ी का स्पंदन। तो कितनी बार होता है? 72 बार, 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है वृक्क, किडनी। ये मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये कौन है? वृक्क। वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क हमारे जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करता है, उसमें से जो हानिकारक पदार्थ होता है, जो यूरिया होता है, यूरिया को अलग करता है और इस यूरिया को हम बाथरूम के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम कौन करता है? वृक्क करता है। वृक्क मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे अभी आपने देखा कि मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। इस यूरिया को ही ब्लड से अलग कौन करता है? वृक्क करता है। उसी तरह से पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। उसी तरह से पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। जिस तरह से हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उसी तरह से जो पक्षी होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से सुना होगा तो आप जान गए होंगे कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। यही काम करता है खून को फिल्टर करना, खून से यूरिया को अलग करना, और यूरिया को ही हम मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। तो कहाँ होता है? वृक्क में। अगला क्वेश्चन है, कीटों में उत्सर्जन होता है। कीटों में उत्सर्जन होता है। जिस तरह से हम यानी कि मनुष्य उत्सर्जन कैसे करता है? वृक्क से। ठीक है। उसी तरह से कीटों में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो कीटों में उत्सर्जी अंग जो होता है वो होता है मेलपिगियन नलिकाएं। मेलपिगियन नलिकाएं, ये जो मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं ये उसी तरह काम करती हैं जिस तरह से आपका वृक्क काम करता है। केंचुआ का जो उत्सर्जी अंग होता है, केंचुआ का जो उत्सर्जी अंग होता है उसे कहते हैं उत्सर्जिका। जिस तरह से मनुष्य के उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? हम वृक्क कहते हैं। उसी तरह से केंचुआ के उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? उत्सर्जिका। और जो चपटे की कीड़े होते हैं, चपटे कृमि होते हैं, उनके उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? हम आधिवृक्क कहते हैं। और ये वृक्क बचा, ये वृक्क क्या है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। तो देखिए चारों ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। वृक्क मनुष्य का उत्सर्जी अंग, उत्सर्जिका केंचुआ का उत्सर्जी अंग, आधिवृक्क चपटे कीड़ों का उत्सर्जी अंग,
और मैलपीघी जो नलिकाएं होती हैं ये आपके कीटों में उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन को तैयार किया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के युग्मन से या युग्मन का प्रक्रम कहलाता है जब नर और मादा युग्मक, नर का शुक्राणु और मादा, देखिए नर का युग्मक क्या कहलाएगा, शुक्राणु, और मादा का युग्मक कहलाएगा अंडाणु। जब ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब उस प्रक्रिया को, युग्मन का मतलब होता है मिलना, तो नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। नर और मादा का मिलना प्रजनन कहलाता है और परागण क्या होता है ये हम आगे देखेंगे कि जो परागण की क्रिया होती है वो पौधों में होती है, पुष्पों में होती है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है, स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग है, और जब परिपक्व होने के बाद फल बनता है, फल के बाद क्या बनता है, बीज बनता है। तो परिपक्व होने पर जो अंडाशय है वो काय में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे के जनन अंग हैं। तो अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताया था हमने, इस वाले में देखिए पौधे के जो जनन अंग हैं वो पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, फूल में पाए जाते हैं। तना, पत्ती, जड़ ये उसके जननांग नहीं हैं। तो जननांग ये वाले होते हैं, ये होता है आपका मेल जननांग, पुरुष जननांग, ये मादा जननांग। ठीक है, और ये दोनों कहाँ होते हैं, फूल में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या सही है, फूल सही है। अगला क्वेश्चन है परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, तो ये कहलाता है परागण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन वी सही है। पुष्प के, देखिए अभी हम केवल ऑप्शन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। अगर आप विज्ञान को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हम हर चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम केवल परागण समझाएंगे, और जब हम पाठ को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बाकायदा फूल दिखाएंगे और फूल में बताएंगे देखिए ये परागकण होता है, ये परागकोश होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। तो पराग कणों का परागकोश से निकलकर, अभी आप ऐसे समझ लीजिए फूल है, ये कोई भाग होगा परागकोश और ये होगी वर्तिकाग्र, और ये दोनों भाग, जो दोनों चीज़ें कहाँ हैं, फूल के अंदर। तो परागकोश से, परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण। तो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण का मतलब समझ गए, पराग कोश से परागकणों का निकलकर और वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अगर परागकोश से यहाँ से परागकण यहाँ से निकलकर यहाँ पहुंच जाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण अगर उसी पुष्प पर पहुँचे तो स्वपरागण, और दूसरे पुष्प पर पहुँचे तो परपरागण। इसके डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, साइट्रस नींबू जाति के फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी। तो आज हमने 40 क्वेश्चन को देख लिया है, आज तक के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक बार पुनः आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।